तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को जो जो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी वो सारे प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब एक डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर ले, एक डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर ले तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसको समझने के लिए यहां पर मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं। मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने एज्यूम किया है 1 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने एज्यूम किया है। अभी इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग एक्सपांड करेंगे, देखिए इसको एक्सपांड जब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, देखिए 1 इंटू 4 4, देन माइनस 3 इंटू 2 6 और 4 माइनस 6 करेंगे तो ये आएगा आपका -2। तो ये जो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने एज्यूम किया था इसका वैल्यू आया है आपका -2। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इस डिटर्मिनेंट का रोज और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला रो क्या है 1 2, इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, और सेकंड रो क्या है 3 4, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। जब यहां पर देखिए पहला रो को हम लोगों ने पहला रो को पहला कॉलम में लिखा है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा है, तो ऑटोमेटिकली देखिए पहला कॉलम पहला रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया। दैट मीन्स रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज करने का मतलब ये है, जब आप रोज को इंटरचेंज करेंगे ऑटोमेटिकली कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने तो इंटरचेंज कर लिया। अभी इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं। तो इसको हम लोगों को एक्सपांड करना है 1 इंटू 4 4, देन माइनस 2 इंटू 3 6। अभी 4 माइनस 6 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका -2। तो देखिए यहां पर इसको जब हम लोगों ने एक्सपांड किया था वैल्यू आया था आपका -2, और जब हम लोगों ने इंटरचेंज किया रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया उसके बाद एक्सपांड करने के बाद भी वैल्यू आया है आपका -2। तो यहां पर देखिए इस प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद रखना है। एक डिटर्मिनेंट का रोज और कॉलम्स को अगर हम लोग इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब यहां पर देखिए एग्जांपल में हम लोगों ने ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कंसीडर किया। अगर आप ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा, ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा। कोई भी ऑर्डर हो, डिटर्मिनेंट का कोई भी ऑर्डर हो, उस डिटर्मिनेंट का अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहां पर एक 3/3 डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप एक्सपांड करें, इसको आप एक्सपांड करें और इसका रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके एक्सपांड करें। इसका रोज को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3, ये फर्स्ट रो है, इसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 1 2 3। सेकंड रो है 4 5 6, इसको आप सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। थर्ड रो है 7 8 9, इसको आप थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा इसका बराबर वैल्यू आएगा। दैट मीन्स ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। तो ये होता है आपका पहला प्रॉपर्टी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला प्रॉपर्टी कहता है एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम लोग उस डिटर्मिनेंट का रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर ले। मेरे ख्याल से पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 को देखते हैं। अब प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 2 कहता है देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। मतलब एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे
तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं फिर से एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। इस केस में यहां पर हम लोग ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट लेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर देखिए ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये है हमारा सेकेंड रो R2 और ये है हमारा थर्ड रो R3। यहां पर फर्स्ट रो को हम लोगों ने R1 से डिनोट किया है, सेकेंड रो को हम लोगों ने R2 से डिनोट किया है, थर्ड रो को हम लोगों ने R3 से डिनोट किया है। अब ये प्रॉपर्टी कहता है इस डिटर्मिनेंट का कोई भी रो, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए हम लोग R1 और R3 को चेंज कर लेते हैं, मतलब R1 रो 1 को हम लोग रो 3 में लेके जाएंगे और रो 3 को हम लोग रो 1 में लेके जाएंगे। तो रो 3 को यहां पर हम लोगों को रो 1 में लिखना है, 7 8 9 को यहां पर हम लोगों ने रो 1 में लिख लिया और रो 1 को हम लोगों को रो 3 में लिखना है, तो यहां पर रो 3 में लिख लिया और रो 2 सेम ही रहेगा। तो यहां पर रो 1 और रो 3 को हम लोगों ने इंटरचेंज किया तो इसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा मतलब इसका साइन तो अभी प्लस था, इसका साइन तो पहले तो प्लस था, अभी इसका साइन यहां पर माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया तो यहां पर सामने एक माइनस देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह यहां पर अगर आप रो 1 और रो 2 को चेंज करेंगे तो उस केस में भी यहां पर आप लोगों को सामने एक माइनस देना पड़ेगा। अगर आप रो 2 रो 3 को इंटरचेंज करेंगे तब भी यहां पर साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये हो गया रो 1 रो 2 रो 3 का कंसेप्ट। अब मान लीजिए यहां पर अगर आप C1 C2 C3, इसका ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2, ये हो गया आपका कॉलम 3। अगर आप किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, मैं यहां पर दिखा देता हूं। मान लीजिए आपने कॉलम 1 इंटरचेंजेस टू कॉलम 2 किया, कॉलम 1 इंटरचेंजेस टू कॉलम 2 किया, दैट मीन्स कॉलम 2 को आप कॉलम 1 में लिखेंगे, 2 5 8 कॉलम 1 में लिख लिया और कॉलम 1 को आप कॉलम 2 में लिखेंगे 1 4 7 और कॉलम 3 एज इट इज रहेगा। तो इसका साइन आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने दो कॉलम को इंटरचेंज किया। तो ये होता है आपका सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 और मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 में कह रहा है, देखिए अगर एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। मैं यहां पर ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करूंगा। मान लीजिए एक ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कंसीडर किया इसका देखिए रो 1 और रो 3, रो 1 और रो 3 दोनों क्या है, देखिए दोनों आइडेंटिकल है। रो 1 में देखिए 1 2 3 है, रो 3 में भी 1 2 3 है। दैट मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का दो रो आइडेंटिकल हो रहा है। दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। हम लोगों को एक्सपांड करना नहीं है, आप एक्सपांड करके देख सकते हैं, यहां पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही आएगा। अब मान लीजिए यहां पर और एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं। मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब इस केस में देखिए, इस केस में C1 कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 हो रहा है। तो यहां पर देखिए किसी भी दो कॉलम अगर इक्वल हो, एक डिटर्मिनेंट का अगर किसी भी दो कॉलम अगर इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर C1 और C3 इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है एक डिटर्मिनेंट का अगर किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। हम लोगों को एक्सपांड करना नहीं है, हम लोगों को डायरेक्टली 0 ही लिखना है। अगर आप एक्सपांड करेंगे तब भी 0 आएगा, तो क्यों आप एक्सपांड करेंगे, क्योंकि एक्सपांड ना करके आप लोगों को आंसर मिल रहा है तो आप एक्सपांड क्यों करेंगे। तो एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा अगर उस डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो
या फिर किसी भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 3 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने एक डिटर्मिनेंट कंसिडर किया है। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है के ए, देन नेक्स्ट एलिमेंट के बी, देन नेक्स्ट एलिमेंट के सी, उसके बाद मैंने लिखा है पी क्यू आर, देन थर्ड रो मैंने यहां पर लिखा है एक्स वाई जेड। अभी देखिए यहां पर फर्स्ट रो देखिए, आप फर्स्ट रो में देखिए ए बी सी जो एलिमेंट है, ए बी सी जो एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट आपका एक के का मल्टीपल हो रहा है। ये तीनों एलिमेंट के का मल्टीपल हो रहा है, तो यहां पर हम लोग के को कॉमन ले सकते हैं। के को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, के को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एबीसी पी क्यू आर, एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो ये कह रहा है, ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में अगर एक कांस्टेंट मल्टीपल हो, एक कांस्टेंट मल्टीपल हो, अगर एक एलिमेंट मल्टीपल में हो तो उस एलिमेंट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो उस एलिमेंट को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो वो डिटर्मिनेंट मल्टीपल ऑफ दैट एलिमेंट हो जाएगा। देखिए यहां पर ये डिटर्मिनेंट मल्टीपल ऑफ जो कॉमन एलिमेंट था, मल्टीपल ऑफ दैट कॉमन एलिमेंट हो गया। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, जैसे कि मान लीजिए के इंटू के क्या है, के यहां पर के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट के स्केलर भी आप बोल सकते हैं। मान लीजिए के इंटू एक मैट्रिक्स में यहां पर कंसिडर करता हूं, मान लीजिए के इंटू ए बी सी डी, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है और के क्या है, स्केलर है। अभी यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस में क्या था, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस में ये था, ये के को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। इस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स के साथ हम लोगों को के को गुना करना है। तो के को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के बी के सी के डी। तो ये होता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पर डिटर्मिनेंट में क्या होगा, देखिए यहां पर मैं सेम एग्जांपल कंसीडर करता हूं, के इंटू ये मैट्रिक्स ना देके ये मैंने डिटर्मिनेंट दे दिया। अब इस केस में क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट का स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या है। अभी यहां पर के इंटू दिस का मतलब क्या होगा, अब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के साथ आपको के को गुना करना है। इस डिटर्मिनेंट का किसी भी रो, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के साथ इस के को आपको गुना करना है। तो मान लीजिए आपने रो वन कंसिडर किया, तो रो वन के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा के ए के बी एंड सेकंड रो एज इट इज रहेगा। तो ये आप लिख सकते हैं और मान लीजिए एक स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर मैं रो टू के साथ गुना करना चाहता हूं, तो वो उस केस में वो रो वन को एज इट इज लिखेगा, ए बी लिखेगा और रो टू के साथ वो गुना कर लेगा, तो उस केस में उसका वैल्यू हो जाएगा ए बी के सी के डी। और मान लीजिए और एक स्टूडेंट वो बोल रहा है सर मैं कॉलम वन के साथ गुना करना चाहता हूं, तो उस केस में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा आपका के सी बी डी। और मान लीजिए और एक स्टूडेंट है वो बोल रहा है सर मैं कॉलम टू के साथ गुना करना चाहता हूं, तो उस केस में उसका आंसर हो जाएगा आपका एसी, के साथ कॉलम टू को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के बी के डी। तो देखिए यहां पर कोई भी एक लाइन आप यूज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या यूज करना है। प्रॉब्लम जो होगा उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा लाइन यूज करना है। हालांकि यहां पर आप किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम के साथ इस के को गुना कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस रो के साथ या फिर किस कॉलम के साथ गुना करना है। तो यहां पर आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस को यहां पर समझना है और दोनों डिफरेंस को यहां पर याद रखना है, ताकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो मिस्टेक ना हो। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 4 का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि इफ सम
or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants. तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं. ये प्रॉपर्टी में एक्चुअली क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं. मान लीजिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, एबीसी XYZ, एंड थर्ड रो में मान लेता हूं P प्लस Q प्लस R एंड देन R प्लस Z. तो यहां पर देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का देखिए थर्ड रो किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम हो सकता है, सभी रो हो सकता है, साम रो हो सकता है. यहां पर लिखा गया है देखिए साम और ऑल एलिमेंट्स, तो सभी हो सकता है, सभी रो हो सकता है, सभी कॉलम भी हो सकता है. तो यहां पर हम लोगों ने थर्ड रो को एज्यूम किया, थर्ड रो को यहां पर हम लोगों ने सम ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से लिखा है. अभी ये प्रॉपर्टी कहता है ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, जिस रो में सम है उसको हम लोगों को छोड़ना है. जैसे कि यहां पर थर्ड रो में सम है, इसको हम लोगों को छोड़ना है, छोड़ के यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम लोगों को एज इट इज लिख लेना है. तो फर्स्ट रो क्या है ABC, सेकंड रो क्या है XYZ. यहां पर भी हम लोग फर्स्ट रो और सेकंड रो को लिख लेंगे. फर्स्ट रो है ABC, सेकंड रो क्या है, सेकंड रो है XYZ. तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को लिख लिया. अभी थर्ड रो में देखिए, थर्ड रो में जो एलिमेंट्स है वो सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, वो सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, इनको हम लोगों को लिखना है. अभी कैसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट क्या है, देखिए यहां पर P है, यहां पर Q है, यहां पर R है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे PQR. और सेकंड एलिमेंट को हम लोग सेकंड डिटर्मिनेंट में लिखेंगे. सेकंड एलिमेंट क्या है, QRZ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे QRZ. तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 को आप लोगों को कुछ इस तरह से यूज करना है. अभी ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये 1% 2% प्रॉब्लम में यूज किया जाता है. तो ये जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, जब क्वेश्चंस को करेंगे, उस टाइम में ये प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा. अभी मान लीजिए और एक एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूं, मान लीजिए यहां पर मैंने A ना लिख के मान लीजिए यहां पर मैंने लिख लिया A प्लस एक्स, B ना लिख के मान लीजिए मैंने यहां पर लिख लिया B प्लस वाई, C ना लिख के मान लीजिए यहां पर मैंने लिख लिया C प्लस Z. और सेकंड रो थर्ड रो को मैं एज इट इज लिखता हूं XYZ P प्लस Q प्लस R प्लस Z. अभी इसको हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, इसको हम लोग सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं. अभी इसको देखिए, इसको आप विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो या फिर विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड रो लिख सकते हैं. विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो या फिर विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड रो आप लिख सकते हैं. अगर सम एलिमेंट्स अगर कॉलम में हो, सम ऑफ एलिमेंट्स अगर कॉलम में हो तो विथ रेस्पेक्ट टू कॉलम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर सम ऑफ एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉलम में नहीं है, तो हम लोग यहां पर रो में ही फोकस देना पड़ेगा. तो इस केस में आप यहां पर चूज करिए, आपको विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो लिखना है या फिर विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड रो लिखना है. मान लीजिए आपने चूज किया विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो आप लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो आप लिखेंगे, तो उस केस में आपको सेकंड रो थर्ड रो को एज इट इज लिख लेना है. तो सेकंड रो क्या है XYZ, थर्ड रो क्या है, थर्ड रो है आपका P प्लस Q प्लस R प्लस Z. यहां पर आप लिखेंगे सेकंड रो को, सेकंड रो XYZ, थर्ड रो क्या है, थर्ड रो है आपका P प्लस Q प्लस R प्लस Z. तो थर्ड रो और सेकंड रो को हम लोगों ने लिख लिया. अभी फर्स्ट रो को यहां पर हम लोगों को लिखना है. फर्स्ट रो को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोगों को फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिखना है. पहला एलिमेंट क्या है ABC, यहां पर हम लोग लिख लेंगे ABC. सेकंड एलिमेंट क्या है XYZ, यहां पर हम लोग लिख लेंगे XYZ. तो कुछ इस तरह से यहां पर हम लोगों को इस प्रॉपर्टी को यूज करना है. मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 5 किस तरह से यूज करेंगे और इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं. अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में जाने से पहले मैं यहां पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिला देता हूं. जैसे कि हम लोगों ने मैट्रिक्स का एलिमेंटरी ऑपरेशन यूज करके इनवर्स निकाला, मैट्रिक्स का एलिमेंटरी ऑपरेशन को यूज करके हम लोगों ने इनवर्स निकाला. तो उस केस में हम लोगों ने देखा था किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, एंड किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं हम लोग, किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन.
तो यहां पर भी हम लोग डिटर्मिनेंट में भी किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये होता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of other row or column are added, then the value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation ये ऑपरेशन या फिर ये ऑपरेशन। तो आप कोई भी ऑपरेशन करें वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं मान लीजिए यहां पर इसको समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर एक डिटर्मिनेंट है XYZ PQR, मान लीजिए यहां पर RST। अभी इस डिटर्मिनेंट में आपने क्या किया, आपने मान लीजिए आपने R1 को चेंज कर लिया, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 कर लिया, और R2 चेंज टू R2 प्लस R3 कर लिया। तो उस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर देखिए R1 चेंज टू R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस p देन y प्लस q देन z प्लस r। उसके बाद सेकंड रो में ये सेकंड रो क्या कर रहे हैं, सेकंड रो प्लस थर्ड रो कर रहे हैं, तो p प्लस r करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस r। सेकंड रो प्लस थर्ड रो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका q प्लस s। देन यहां पर हो जाएगा आपका r प्लस t, और थर्ड रो को हम लोगों ने चेंज नहीं किया, थर्ड रो एज इट इज लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह यहां पर हम लोगों को सिर्फ यहां पर ऐड नहीं करना है, यहां पर आप सब्ट्रैक्ट डिफरेंस भी कर सकते हैं, यहां पर भी डिफरेंस कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि रो 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रो 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करेगा, आपको क्या करना है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉलम ऑपरेशन करना है या फिर रो ऑपरेशन करना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो कौन सा प्रॉपर्टीज को यूज करना है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को देख के आप लोगों को अंदाज लगाना है कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। तो हालांकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है, सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है, जो टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज को आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इनको याद रखना है। वीडियो को और एक बार देखना है ताकि सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।